नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है विवाह और परिवार। इनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे वो आज के वीडियो में, आज की क्लास में आपको प्राप्त होंगे। लगातार आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। इससे पहले आपको मिक्स एमसीक्यू कराए गए थे। लगातार आपको पूरा सिलेबस तैयार करने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, जिससे आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो सके और आप तैयारी 70 प्लस नंबरों की कर सकें। देखिए, टारगेट आपका 70 प्लस होना चाहिए, लेकिन तैयारी आपकी 100% होनी चाहिए। तो प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं। उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका मॉक टेस्ट। और आज का आपका पहला प्रश्न है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? बताइए, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जातिगत परंपरा, ऑप्शन बी लिंग अनुपात में असमानता, और ऑप्शन सी है आपका धार्मिक कारण, और ऑप्शन डी है आपका जनजातीय प्रथाएं। तो बताइए, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? बताइए, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये एमसीक्यू आप कई बार कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसका सही उत्तर देंगे। तो इसका पहले का जो सही उत्तर है आपका, वो बी ऑप्शन है। क्लियर है आपको? वेस्टरमार्क ने लिंग अनुपात में असमानता को बहुपति विवाह का कारण माना। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था, लड़कियों की संख्या कम होती थी, कभी पतियों की संख्या कम हो जाती थी, तो बहुपति रख लेते थे या बहुपत्नी रख लेते थे, ऐसा प्रचलन पहले होता था। अभी आपका प्रश्न है, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? बताइए, ए हेनरी मैन, बी वेकोफेन, सी वेस्टरमार्क, डी मार्गन। तो बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यह भी प्रश्न आपको कराया जा चुका है एमसीक्यू में। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, डी ऑप्शन सही होगा दूसरे का। तो मॉर्गन ने क्या, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विस्तृत परिवार का अर्थ है। बताइए, विस्तृत परिवार का क्या अर्थ है? क्या संयुक्त परिवार है,
या सम्मिश्रित परिवार है, या वैवाहिक परिवार है, या केंद्रक परिवार है? बताइए विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। संयुक्त परिवार होगा, या सम्मिश्रित परिवार होगा, या वैवाहिक परिवार होगा, या केंद्रक परिवार होगा? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तीसरे का? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सम्मिश्रित परिवार। क्लियर है आपको? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विस्तृत परिवार का अर्थ होता है सम्मिश्रित परिवार। अब सम्मिश्रित परिवार क्या होता है वो समझ लीजिए कि विस्तृत परिवार का अर्थ सम्मिश्रित परिवार है। विस्तृत परिवार के घटक समूहों के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक ही घर में नहीं रहते हैं, ये आसपास रहते हैं लेकिन एक ही व्यवसाय से जुड़े होते हैं। क्लियर है आपको? जैसे आप गांव में देखते होंगे कि बाबा बाबा का घर अलग है, चाचा चाचा का घर, चाचा ताऊ का घर अलग है, लेकिन वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वो विस्तृत परिवार के अंतर्गत आते हैं, सम्मिश्रित परिवार के अंतर्गत आते हैं। उनके व्यवसाय एक ही है, सभी लोग खेती ही कर रहे हैं, और लेकिन उनके जो रहन एक मकान में नहीं रह रहे हैं। क्लियर है आपको? तो तीसरे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका चौथा, विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है? प्राथमिक समूह कहलाता है, या नातेदारी कहलाता है, या द्वैतिक समूह कहलाता है, या समुदाय कहलाता है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है? बताइए चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नातेदारी कहिए या रिश्तेदारी कहिए, बात एक ही होगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है चौथे का। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका पांचवा, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? बताइए जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिलोम विवाह, या बी अनुलोम विवाह, या सी देवर विवाह, या डी साली विवाह? बताइए। तो विवाह के प्रकार आप जरूर याद करके जाइएगा, और कम से कम एक प्रश्न आपको वहां पर मिलेगा विवाह के प्रकार से। तो ये टॉपिक मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है गरिमा बैच में। तो जरूर उसे अच्छे से पढ़िए और करके आइएगा इस प्रश्न को। बताइए जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, प्रतिलोम। अपने से उच्च वर्ग में जाए तो प्रतिलोम, और अपने से निम्न वर्ग में जाए तो अनुलोम। क्लियर है आपको? अपने से निम्न वर्ग में जाए तो अनुलोम, और अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करें तो प्रतिलोम। क्लियर है आपको? तो ए बिल्कुल सही है, पांचवें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से वह कौन सा प्रकार है जो प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? बताइए। तो हिंदू विवाह में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, अभी ये प्रश्न आएगा लेकिन मैं अभी आपको उत्तर दे दिया। तो उसमें से कुछ प्रशस्त कोटि के होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ऑप्शन ए ब्रह्म, बी दैव, सी गंधर्व, डी आर्स। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा छठे का? बताइए जल्दी से। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। सी गांधर्व विवाह ये प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका सातवां, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? बताइए क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? ए पैशाच विवाह, बी दैव विवाह, सी असुर विवाह, डी राक्षस विवाह? बताइए क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? तो सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से। सी ऑप्शन। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सातवें का असुर विवाह कहलाता है। क्लियर है आपको? क्या कहलाता है? असुर विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की थी? बताइए आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? ए जिमरमैन ने, बी चार्ल्स कूले ने, सी पीएच प्रभु ने, डी रॉबर्ट बी स्टीड ने? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है कमेंट करके बताइएगा। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं? बताइए ए जिमरमैन ने, बी चार्ल्स कूले ने, सी पीएच प्रभु ने, डी रॉबर्ट बी स्टीड ने? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, जिमरमैन ने। क्लियर है आपको? जिमरमैन बिल्कुल सही उत्तर है। तो पारिवारिक स्वायत्तता के स्तरों का विश्लेषण करने
करके जिमरमैन ने निम्नलिखित 3 बुनियादी पारिवारिक प्रकारों की पहचान की है। कौन-कौन से वो प्रकार? तो एक तो है आपका ट्रस्टी परिवार और दूसरा है आणविक परिवार और तीसरा है ग्रस्त परिवार। तो आणविक परिवार और ग्रस्त परिवार तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया है और जो तीसरा जो इनका परिवार है वो ट्रस्टी परिवार है। क्लियर है आपको? तो 8वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 9, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? बताइए। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? ए रक्त मूलक परिवार, बी दाम्पत्य मूलक परिवार, सी प्रजनन परिवार और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? बताइए। ए रक्त मूलक परिवार, बी दाम्पत्य मूलक परिवार, सी प्रजनन परिवार या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 9वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, रक्त मूलक परिवार कहलाता है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 10, ऐसी व्यवस्था जिसमें मां के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है? बताइए। ऐसी व्यवस्था जिसमें मां के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है क्या कहलाता है? सहप्रसवीता कहलाती है या पितृ श्रेय कहलाती है या माध्यमिक संबोधन कहलाती है या डी मातुलेय कहलाती है? तो हो सकता है ये प्रश्न आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन जब आप इन प्रश्नों को लगातार देखेंगे तो बहुत ही आसान भी लगने लगेंगे। जरूरत है आपको लगातार प्रश्नों को देखने की कि किस किस तरह के आपको प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आपका सिलेबस बिल्कुल नया है तो आपका परीक्षा पैटर्न भी बिल्कुल नया होगा। किसी को भी नहीं पता है कि आपके सिलेबस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको हर तरीके के प्रश्न देखने होंगे। ऐसी व्यवस्था जिसमें मां के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है? बताइए। तो 10वें का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्या कहलाता है? मातुलेय कहलाता है। ठीक है, मातुलेय कहलाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीब संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है, यह किसने कहा था? तो यह आपसे एक परिभाषा पूछी गई है, ये किसकी परिभाषा है? संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है, यह किसका कथन है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन है हेनरी मैन, बी है आईपी देसाई, सी है सीबी मेमोरी, डी है इरावती कर्वे। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ये 10वां, ये दूसरी बार 10वां आया है। ठीक है, तो ये याद रखिए, एक पहले 10 गया और ये दूसरा 10 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सीबी मेमोरी। क्लियर है आपको? सीबी मेमोरी ने ये कहा था। अगला प्रश्न है आपका 11, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को डॉट 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 कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है? ए विस्तृत परिवार कहा जाता है, बी प्राथमिक परिवार कहा जाता है, सी वैवाहिक परिवार कहा जाता है, डी सजातीय परिवार कहा जाता है। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहा जाता है? तो 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, सजातीय परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? सजातीय परिवार कहलाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। बताइए क्या है? प्रजातीय वर्जन, वर्गगत वर्जन, अगाम्यगमन वर्जन या जातिगत वर्जन। बताइए बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, अगम्या गमन वर्जन। ठीक है, अगम्या गमन वर्जन बिल्कुल सही है, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम।
तो इसका ये मतलब हुआ कि कुछ हर हर समुदाय में क्या होता है, कुछ निकट संबंधी होते हैं जिनसे विवाह करना वर्जित होता है, तो उसी के बारे में ये है। तो अगम्यागमन का अर्थ हो जाता है निकटाभिगमन, कि निकट के कुछ रिश्तेदार रिश्ते होते हैं, उनमें आप शादी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो ये है सामान्य नियम बहिर्विवाह यानी कि बाहर विवाह करने का। अगला प्रश्न है आपका, अंतर जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है, बताइए। अंतर जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है? ये सकारात्मक नियंत्रण का है, या नकारात्मक नियंत्रण का है, या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का है, या औपचारिक नियंत्रण का है? देखने में ये क्वेश्चन आपको नियंत्रण वाले टॉपिक का लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर विवाह का जिक्र है तो यहाँ ये प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। ये प्रश्न दोनों जगह रखा जा सकता है। बताइए, अंतर जातीय विवाह के कारण किस व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, या नकारात्मक नियंत्रण का, या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, या औपचारिक नियंत्रण का? बताइए। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 13वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो बी है। क्लियर है आपको? नकारात्मक नियंत्रण का ये उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, लगातार वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? बताइए। यह किसका कथन है कि विवाह का जो बुनियादी आधार है वो परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? इसका मतलब यह हुआ कि जो विवाह होता है वो परिवार की वजह से होता है, परिवार है इसलिए विवाह नहीं होता है। ठीक है, विवाह होता है इसलिए परिवार नहीं है। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया। तो बताइए किसका कथन है? एल.एच. मॉर्गन का है, या ए.एल. क्रोबर का है, या ई वेस्टर मार्क का है, या इवांस प्रिचार्ड का है? तो बताइए इनमें से किसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जल्दी से। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? बताइए। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी। ठीक है, 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। ई वेस्टर मार्क ने कहा है। किसने? ई वेस्टर मार्क ने ये बात कही है। क्लियर है आपको? किसने कही है? ई वेस्टर मार्क ने ये बात कही है। अगला प्रश्न है आपका, द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। आप भ्रातृक बहुपति का, शाली विवाह का, समकालिक शाली विवाह का? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है, बताइए। चंचल मन को नियंत्रण में रखिए, हर चीजें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, है ना? तो द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। 15वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, उन्होंने भाइयों के साथ विवाह किया था, है ना? तो सभी भाई थे, तो भ्रातृक बहुपति। ठीक है, जितने पति थे वो सभी भाई थे आपस में, तो वो भ्रातृक बहुपति हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका अगला, कि हिंदू विवाह की प्रकृति है। बताइए हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? संविदात्मक है, या धार्मिक है, या नैतिक है, या सामाजिक है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? संविदात्मक है, या धार्मिक है, या नैतिक है, या सामाजिक है? संविदात्मक मतलब ये हो जाता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो आपने। ठीक है, जैसे मुस्लिमों में होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। ठीक है, धार्मिक है, या नैतिक है, या सामाजिक है? बताइए। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? धार्मिक है। क्लियर है आपको? 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? बताइए। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए मुताहा, बी फासिद, सी जीहर, डी बातिल। तो उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा और ऑप्शन भी आपने पहचान लिया होगा। प्रश्न है आपका, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 17 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। कौन सा है? सी है, जीहर। क्लियर है आपको? जीहर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मुस्लिम विवाह के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। एक तो आपका निकाह है, दूसरा मुताह है, तीसरा फासिद है,
और चौथा आपका वातिल विवाह है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के मुस्लिम विवाह होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? कई बार ये प्रश्न आपको मैंने करवाया है, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? सन 1917 में, सन 1929 में, सन 1936 में, या सन 1942 में? बताइए, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 का बी। ठीक है, सन 1929 में। अब आपको जो आपका प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, यह उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसके प्रयासों से पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, तो ये आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का आपका प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? तो ये प्रश्न याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हरबिलास शारदा थे, एक समाज सेवक थे। इनके प्रयासों से 18 इनका जो जीवन काल था वो 1867 से 1955 तक था। तो के अथक प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1929 में बाल विवाह निरोधक कानून पास किया गया। यह कानून अप्रैल 1930 को लागू हुआ, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो शारदा एक्ट जिनके नाम से प्रसिद्ध है वो हरबिलास शारदा थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, 1929। अगला प्रश्न है आपका 19, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? बताइए, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए 1939 में, बी 1942 में, सी 1955 में, डी 1961 में? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? बताइए। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 1939 में। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1939 में आया। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। बताइए, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। ए 1920 में, बी 1930 में, सी 1958 में, डी 1956 में? बताइए, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 1956 में। क्लियर है आपको? 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? बताइए, हिंदुओं में, या मुसलमानों में, या ईसाइयों में, या यहूदियों में? भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, हिंदुओं में। क्लियर है आपको? हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह मान्य नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह अमान्य है एवं यह दंडनीय भी है। अगला प्रश्न है आपका, शारदा एक्ट संबंधित है। तो अभी अभी मैंने आपको यह बताया है, जल्दी से बताइए शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ए दहेज प्रथा से, बी बाल विवाह से, सी विधवा पुनर्विवाह से, या डी देवदासी प्रथा से? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। ठीक है, बाल विवाह से शारदा एक्ट संबंधित है। क्लियर है आपको? तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। यह एक 1929 में पारित हुआ था, और इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल कर दी गई थी, और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई थी। ठीक है, यहां पर 14 साल मिसिंग है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है। बताइए, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम क्या है? ए धर्म प्रजा एवं रति, बी प्रजा धर्म एवं रति, सी रति धर्म एवं प्रजा, या डी प्रजा रति एवं धर्म? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है। तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा। क्लियर है आपको? धर्म पहले आएगा, फिर प्रजा आएगा, फिर रति आएगा। क्लियर है? तीनों के अर्थ आपको पता होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं, ये चीजें मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं।
तो 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम धर्म है, यानी कि धर्म के लिए विवाह करना, प्रजा यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करना, रति एवं जो पति पत्नी के बीच में शारीरिक रिश्ते बनते हैं उसको रति कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 किस एवं किन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है? बताइए। हिंदुओं के, या सिख के, या बौद्ध एवं जैन के, या ये सभी? यह भी प्रश्न आपको कई बार कराया गया है। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस एवं किन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है? तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, ये सभी। ठीक है। हिंदुओं को भी, सिख को भी, बौद्ध एवं जैन को भी। तो अगला प्रश्न है आपका, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है, तो बताइए किसके उदाहरण है? सामाजिक मूल्यों के हैं, या सामाजिक मानकों के हैं, या सामाजिक संस्थाओं के हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है, किसके हैं? सामाजिक मूल्यों के, या सामाजिक मानकों के, या सामाजिक संस्थाओं के, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, सामाजिक संस्थाओं के। क्लियर है आपको? सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण है कौन कौन से? धर्म, परिवार, विवाह और जाति। अगला प्रश्न है आपका, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, किसके द्वारा निश्चित होता है? ये बताइए कि किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, सरकार द्वारा, या कानून द्वारा, या धर्म द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सबसे सटीक उत्तर आपको यहां पर चुनना है, बताइए। तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कानून के द्वारा। क्लियर है आपको? कानून के द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? बताइए। मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में, तो उम्मीद करता हूं आपको याद होगा और जल्दी से आप बताएंगे हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं। 3 हैं, या 5 हैं, या 8 हैं, या 10 है? तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो सी है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 27 का 8 प्रकार का हिंदू विवाह होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका ब्रह्म हुआ, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवा असुर, छठा गंधर्व, सातवां राक्षस, आठवां पैशाच। प्रथम 4 को प्रशस्त कोटि का विवाह माना गया है और अंतिम 4 को निम्न कोटि का विवाह माना गया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? जिमरमैन ने, या मर्डॉक ने, या वार्नर ने, या जॉनसन ने? बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 28 का? तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, मर्डॉक ने दी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मूल परिवार की अवधारणा मर्डॉक ने दी है। क्लियर है आपको? तो मूल परिवार या केंद्रीय परिवार की अवधारणा मर्डॉक ने दी है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है? बताइए किसका उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, या नकारात्मक नियंत्रण का, या औपचारिक नियंत्रण का? देखिए पहले भी आपने अभी ये प्रश्न किया था, फिर से कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन में थोड़ा अंतर दिखेगा। तो 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नकारात्मक नियंत्रण का है। क्लियर है आपको? नकारात्मक नियंत्रण का है। प्रश्न की भाषा अलग है, ऑप्शन भी अलग है, और उत्तर लेकिन सेम है। अगला प्रश्न है आपका, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? बताइए किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? आपके ऑप्शन है, जीएस घुर्ये ने, या के एम कपाड़िया ने, या एम एन श्रीनिवास ने, या इरावती कर्वे ने? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, के एम कपाड़िया ने बताया है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 30 का।
तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट पूरा, और आपने अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझा है। यहाँ पर क्लियर है आपको? तो उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आई होगी और आपने पूरा तैयारी की होगी। तो विवाह एवं परिवार से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे वो सारे आज आपको कराए गए और एक एक आपने देखा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने के कितने प्रश्न सही हुए। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, आज की क्लास कैसी आपको लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और लगातार पढ़ते रहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि जो निरंतरता बनाए रखता है वही तो आगे पहुंचता है। निरंतरता बनाए रखिए, खुद पे भरोसा बनाए रखिए, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, आप जरूर सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से प्रारंभ किया गया, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और लगातार पढ़ते रहिए। जरूर बताइए कि कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आज। और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।